Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, in the context of governance consider the following statements। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, हम लोग देखते हैं। The first statement given is encouraging foreign direct investment inflows. Second is privatization of higher educational institutions. Third is downsizing of bureaucracy and fourth is selling offloading the shares of public sector undertaking. Now which of the above can be used as a measure to control the fiscal deficit in India? The first given option is 1, 2 and 3, B is 2, 3 and 4, C is 1, 2 and 4 and D is 3 and 4. Now this is a PYQ of UPSC prelims and this question came somewhere in 2003 and 2004. So this is a pretty old question but it is still relevant because it is based on the fiscal policy that we read today in economy. तो अच्छे से सोचिए इन सारे चीजों को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से कम किया सकता है। यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए हुए हैं और इसमें से कौन से मोस्ट प्रोबेबल मेजर्स हैं। आगे हम लोग आंसर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कौन सा सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, लेकिन पहले आप एक बार खुद से इसको कोशिश करिए इसका सही ऑप्शन बताने का। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 2, 3 एंड 4। अब कैसे है चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज को। अगर आप यहां पर ऑप्शंस देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आपने बजट में पढ़ा होगा, यू हैव रेड इन द बजट, कि अगर हम लोग अपने सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ दें, चाहे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, और हम लोग अपने सारे रिसीट्स को जोड़ दें, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में बेसिकली जो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स होते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स क्या हुआ, जैसे कि आपने कोई पीएसयू बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा आता है आपको कहीं किसी को गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था वो लोन वापस आ जाए, तो वैसे रिसीट्स हम लोग कैपिटल रिसीट्स के अंदर जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग जो डेट क्रिएटिंग जो लोन हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन लेती है उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। तो जब वो टोटल रिसिप्ट्स आपने जोड़ दिया, आपने टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ दिया, उसका जो डिफरेंस आता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट को घटाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? अगर हम लोग देखें, फर्स्ट देखिए एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। नाउ दिस माइट हो सकता है कि ये आपके फिस्कल डेफिसिट को कम कर दे और यहां पर लॉन्ग रन में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आए तो गवर्नमेंट को कम पैसा खर्चा करना पड़े। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंपैक्ट की बात करेंगे एफडीआई का, तो हो सकता है कि ये फिस्कल डेफिसिट है इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं हो और कहीं हद तक हो सकता है कि मे भी हो सकता है कि इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। तो कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एफडीआई आने के बाद जो है वो आपका फिस्कल डेफिसिट में हमें कमी देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं दूसरे ऑप्शंस। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो 1 हमने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है, तो 1 यहां पर नहीं लग रहा है। दूसरे प्रोबेबल ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं, द सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ दिस कैन बी कंसिडर्ड अ मेथड टू डिक्रीज फिस्कल डेफिसिट। आप क्यों बताइए? बिकॉज देखिए एजुकेशन में जो है गवर्नमेंट काफी खर्चा करती है, देयर आर लॉट ऑफ हेड्स अंडर विच द गवर्नमेंट स्पेंड्स, एजुकेशन, सब्सिडीज, पेंशंस। तो अब अगर आप किसी हेड को, जैसे प्राइवेटाइजेशन करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, अगर उसे वहां पर सब्सिडी नहीं देना पड़ता है, वहां पर टीचरों का सैलरी नहीं देना पड़ता है, तो उसके आपको पता होगा गवर्नमेंट के एंड से उनका कुछ खर्च बचेगा। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि इससे कुछ ना कुछ फिस्कल डेफिसिट में कमी देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ प्रोबेबल वे कि इन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स फिस्कल डेफिसिट बिकॉज इट विल डिक्रीज द स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन। तीसरा देखें, डाउनसाइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये तो हमेशा से बात रहता है कि अगर हम लोग, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के अगर आप बजट को पढ़ेंगे और उसमें रेवेन्यू पार्ट में देखेंगे और उसमें अगर आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में जाएंगे तो वहां पर एक फिक्स्ड खर्चा है गवर्नमेंट का
दैट इज सैलरीज एंड पेंशंस। नाउ अगर सैलरीज एंड पेंशंस में कमी आती है, डाउनसाइजिंग होता है ब्यूरोक्रेसी का, ऑटोमेशन होता है, आप टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करते हैं रादर देन यू मे से एम्प्लॉइंग पीपल, तो उस केस में आप अपने पेंशंस और सैलरीज को सेव कर सकते हैं। अगेन इट विल लीड टू लेस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड हेंस रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट। फोर्थ की बात करें, सेलिंग ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी हमने जस्ट बात किया, व्हेन वी कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट वी टेक द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नाउ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या है? जैसे गवर्नमेंट ने अपने कोई पीएसयूज का कुछ शेयर बेच दिया, तो अब उस शेयर बेचने से अगर पैसा आता है तो वो क्या है? एक तरह से गवर्नमेंट का रिसीट हो गया, और रिसीट बढ़ने से क्या होगा? आपका फिस्कल डेफिसिट घटेगा। तो यहां पर यही बात हो रही है कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू को अगर प्राइवेटाइज करती है तो उसे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है एंड हेंस इट लीड्स टू डिक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल जो लग रहा है जो ऑप्शन होना चाहिए दैट इज 2, 3 एंड 4। यहां पर 1 को हम लोग कंसिडर इसलिए नहीं करें क्योंकि हमने देखा कि एफडीआई का जो है डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है फिस्कल डेफिसिट का। हो सकता है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो, लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलें कि इफ वी वांट टू डिक्रीज द फिस्कल डेफिसिट वी शुड इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये बोलना सही नहीं होगा। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ असेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अच्छे से सोचिए, दीज आर वेरी यू मे से वेरी बेसिक क्वेश्चन बट एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपका इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं। एंड इफ यूल सी द क्वेश्चंस दैट कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशली रिगार्डिंग इकोनॉमी, तो दोज क्वेश्चंस आर वेरी यू मे से कंसेप्चुअल, बहुत डेटा इंटेंसिव नहीं होते हैं। बेसिक कंसेप्ट पे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, यू मे से बैंकिंग, आप बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस तरह के बेसिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन रहता है लेकिन कंसेप्चुअल रहता है। नाउ द असर्शन इज डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट। रीजन गिवन है इसका, प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर आपको ऑप्शंस क्या हैं। जैसा आपने देखा था प्रीलिम्स 2023 में, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है A and R are true and R is the correct explanation of A। देखिए डिवैल्यूएशन से हम लोग क्या समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए कि फॉर टाइम बीइंग आपका जो है $1 बराबर you are getting 100 rupees या you may say 80 rupees। अगर आप आज के टाइम पे if a foreigner comes with a dollar in our country and he gives to certain merchant banks और उनको बोलता है कि हमें करेंसी बैंक्स को देते हैं और बोलता है कि आप मुझे इसे कन्वर्ट करके दीजिए रुपी में, तो आज के आप बोल सकते हैं मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो आज 80 रुपीज पर डॉलर है, तो $1 के बदले उसे 80 रुपीज मिलेगा एंड ही विल बाय समथिंग। किसी कोई सामान का दाम है, मान के चलिए कि 80 रुपीज ही उसका दाम है, उस सामान का दाम 80 रुपीज है, तो ही विल पे $1 एंड विल बाय दैट ऑब्जेक्ट या फिर आइटम। नाउ सम अदर डे $1 बराबर 100 रुपीज हो चुका है, $1 बराबर 100 रुपीज हो चुका है। नाउ इफ द सेम पर्सन कम्स विद द $1 एंड गिव इट टू सम इन मर्चेंट बैंक, ही विल गेट ₹100। नाउ अब उसके लगेगा कि $1 के बदले मुझे 100 रुपीज मिल रहा है, तो अगर आप बोलेंगे तो उसे पहले $1 पे करना पड़ा था इसी सामान के लिए, अब उसे समथिंग कम डॉलर आप बोल सकते हैं $0.8 जो है वो उसको पे करना पड़ा है फॉर बाइंग दिस आइटम। तो उसे लगेगा कि ये जो है ये आइटम उसे सस्ता लगने लगेगा। तो यहीं पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन। पहले उसे $1 लग रहा था, अब उसे समथिंग 0.8 या पॉइंट जो भी जितना भी डेसिमल प्लेसेस में जितना भी उसको डॉलर वो अब उसको देने को मिल रहा है, तो उसको लगेगा कि उसका आइटम का प्राइस घट गया है, लेकिन एक्चुअली आइटम का प्राइस नहीं घटा है, करेंसी आपका डीवैल्यू हो गया है और डीवैल्यू होने से जो फॉरेन बायर्स होते हैं उनको काफी सस्ता दिखने लगता है और इसी कारण बोला जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइस फॉल कर गया। अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना इज अ करेंसी मैनिपुलेटर, उसे जो है ये नाम दिया गया है करेंसी मैनिपुलेटर इसलिए बिकॉज दे इंटेंशनली कीप देयर करेंसीज डीवैल्यूड। वो बहुत डिवैल्यू करके रखते हैं अपने करेंसी को, ताकि अगर आप कुछ भी फॉरेन करेंसी लेके उनके कंट्री में जाए तो वहां के आइटम्स आपको बहुत ज्यादा चीप लगे। तो ये भी आप बोल सकते हैं दिस इज अ सर्टेन वे टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो करेंसी मैनिपुलेशन करती है। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंट्री हैविंग अ हाई गिनी कोफिशिएंट सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यहां पर अगर किसी कंट्री में गिनी कोफिशिएंट हमें नहीं पता है क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। अगर हाई है गिनी कोफिशिएंट तो वो क्या सिग्निफाई करता है। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज हाई इनइक्वालिटी, बी इज हाई टैक्स इंसिडेंस, सी इज हाई इन्फ्लेशन और डी लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है।
इसका सही आंसर है इनइक्वालिटी। नाउ इफ यू हैव स्टडीड दी लॉरेंस कर्व, अगर आपने लॉरेंस कर्व के बारे में पढ़ा है तो लॉरेंस कर्व बेसिकली एक ऐसा कर्व देखने को मिलता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे है, आप बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एंड वाई एक्सिस पे हम लोग बोल सकते हैं नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ जो भी है। नाउ अगर आपके यहाँ इस तरह से अगर आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा कि अगर आपके यहाँ परफेक्ट इक्वालिटी है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, लेकिन अगर आपके यहाँ इनइक्वालिटी है तो आपको जो है कुछ ग्राफ जो है वो ऐसा दिखने लगता है। ठीक है, एक ऐसा आपको ऐसा जो आप बोल सकते हैं ऐसा कर्व वाला ग्राफ दिखता है। तो आपसे ये जितना ज्यादा दूर जाएगा इस स्ट्रेट लाइन से उतना ज्यादा इनइक्वालिटी रहता है। और अगर आप जो है गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, यहां पर बेसिक कैलकुलेशंस होता है, यू कैन सी, आप किसी भी एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं। तो जब भी आपका गिनी कोफिशिएंट इंक्रीज करता है तो ये बताता है कि उस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मैं आप पे छोड़ता हूं, यू कैन स्टडी अबाउट व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट, आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, इवन हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड एक वीडियो। तो यहां पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानिए कि व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट, बट इट इज रिलेटेड टू इनकम इनइक्वालिटी। और आपको बताना है कि करेंटली इंडिया के केस में गिनी कोफिशिएंट क्या है। जल्दी से सोच के बताइए और एक बार रिसर्च भी कर लीजिए और आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफन सीन इन द न्यूज। आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये किस चीज से रिलेटेड है? द ऑप्शंस गिवन आर अ पब्लिकेशन रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक समराइजिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस एंड इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स ओवर द ईयर, बी अ प्रिलिमिनरी ऑफर डॉक्यूमेंट यूजिंग टू गॉज इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन एन अपकमिंग सिक्योरिटीज ऑफरिंग, सी इज list of countries that are on the watch list of Financial Action Task for FATF for money laundering, and D is a document of intellectual properties violating countries released by United States Trade Representative। यहाँ पर IPS जो है वो that is intellectual property, तो यहाँ पर a document of IPS violating countries released by USTR United States Trade Representative। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किससे रिलेटेड है। अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है अ प्रिलिमिनरी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट यूज्ड टू गॉज इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन एन अपकमिंग सिक्योरिटीज ऑफरिंग। देखिए होता क्या है, इन प्रिपरेशन फॉर रेजिंग फंड्स फॉर द पब्लिक, आप देखते हैं किसी भी कंपनी का जब आईपीओ आता है, जब आपके कैपिटल मार्केट में जब आप देखते हैं कि आईपीओ आता है तो कंपनी को ये जरूरत होता है, सेबी के द्वारा ये मैंडेट किया गया है कि सबमिट अ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, नोन एज ड्राफ्टिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP। और ये क्या कंटेन करता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज ऑपरेशंस, इट्स डायरेक्टर्स, पास्ट परफॉर्मेंस एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स एक्सेप्ट फॉर सर्टेन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सच एज द इशू प्राइस। तो यहां पर आप देखते हैं कि DRHP बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि ये स्टेट करता है कि कंपनी के कौन डायरेक्टर्स हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो उसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो था यहाँ पर अगर आप देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होता अबाउट कैपिटल मार्केट तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, अंडर द रिवाइज्ड MSME classification introduced in June 2020, a manufacturing or service enterprise is categorized as small enterprise if its investment in plant and machinery does not exceed। यहाँ पर बहुत, this is a factual question, लेकिन बहुत उम्मीद करिए आप इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में भी देखने को आपको मिल सकता है। MSME क्या है आपका, बताइए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, और इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, न्यू क्लासिफिकेशन आया था 2020 में। आपको बताना है कि जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब में स्मॉल इंटरप्राइज के, अगर हम लोग किसी को स्मॉल इंटरप्राइज बोलते हैं तो वहां पर प्लांट और मशीनरी में कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ऑप्शंस गिवन आर 1 करोड़, B इज 5 करोड़, C इज 10 करोड़ और D इज 100 करोड़। अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 10 करोड़। अगर हम लोग देखें रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपडेट किया है क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर पे भी और इन्वेस्टमेंट इन दी प्लांट एंड मशीनरी। रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, अ एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड माइक्रो इफ द इन्वेस्टमेंट इन दी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट does not exceed 1 करोड़ and it turnover does not pass 5 करोड़। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर हम लोग देखें स्मॉल इंटरप्राइज का, तो स्मॉल इंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज सच इफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड
10 crore and turnover remains below 50 crore. And for medium enterprise, the investment is 50 crore and the turnover is 250 crore. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजों को आप ध्यान रखिए क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि एमएसएमई हमेशा न्यूज में रहता है, वेदर इट इज इन मेंस में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, ये आपको वहां पे भी यूज हो जाएगा। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए और डेली इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू।